हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट एजी 503 का 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेहूं का तना बेधक की क्षति प्रकृति तथा नियंत्रण के उपाय बताइए। ठीक है, जो गेहूं में स्टेम बोरर लगता है, स्टेम बोरर इंसेक्ट लगता है, उसके डैमेज की क्या नेचर है। ठीक है, डैमेज ऑफ नेचर एंड कंट्रोल मेथड हम लोगों को बताना है किसका, गेहूं के तना बेधक की। चलिए देखते हैं। तो गेहूं का तना बेधक पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या करते हैं। देखिए, जो तना बेधक होती है क्या करते हैं, ये जो आपका गेहूं का पौधा होता है, ठीक है, उसके स्टेम में उसकी जो तना होती है उसमें क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। छेद करके क्या करते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में खाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए पौधा है, ठीक है, यहीं पर क्या करेंगे, इधर से छेद करेंगे और यहाँ तक आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पौधा है उसको पोषक तत्वों की जो भी उपलब्धता है वह अच्छे तरीके से अच्छे रूप में नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है, पौधा सूख जाता है, पौधा खत्म हो जाता है। तो यही है स्टेम बोरर। तो चलिए देखते हैं स्टेम बोरर के बारे में। तो गेहूं का तना बेधक की क्षति प्रकृति तथा नियंत्रण के उपाय। तो गेहूं का तना बेधक एक हानिकारक कीट है। गेहूं का तना बेधक जो है स्टेम बोरर क्या है, एक हानिकारक कीट है जो गेहूं की स्टेम को नुकसान पहुंचाता है। कहाँ नुकसान पहुंचाता है, गेहूं की स्टेम को नुकसान पहुंचाता है। यह कीट गेहूं के पौधे के अंदर छिद्र बनाता है और उन्हें नष्ट कर सकता है। ठीक है, यह जो कीट होता है यह गेहूं के पौधे के अंदर छिद्र बनाता है, छेद करता है और उसको नष्ट कर सकता है, जिससे पौधे की वृद्धि में कमी होती है। इसके लगने से बालियां भी प्रभावित होती है। इससे लगने से जो गेहूं की बालियां होती हैं, बीज होता है, वह भी प्रभावित होता है। तो इतना बात आप लोग को समझ में आया कि गेहूं का तना बेधक एक हानिकारक कीट है जो गेहूं के तना को नुकसान पहुंचाता है। यह कीट गेहूं के पौधे के अंदर छिद्र बनाकर रहता है, उन्हें नष्ट कर सकता है, जिससे पौधे की वृद्धि में कमी होती है। इससे लगने से बालियां भी प्रभावित होती हैं। बालियां बोल सकते हैं या बीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीज जो होती है बालियां के अंदर ही होती है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, स्टेम बोरर के नुकसान। देखिए, आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैंने बहुत मेहनत से इसको लिखा है। ठीक है, और ऐसा कंटेंट आप लोग कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा इतनी आसान भाषा में। यही क्वेश्चन आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो स्टेम बोरर के नुकसान के क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या प्रभाव डालता है हमारे फसलों पर यह। तो स्टेम के भाग में छिद्र करना। तो पहली पॉइंट तो यही कि स्टेम के भाग में छिद्र कर देता है। तो गेहूं के पौधे में स्टेम बोरर छेद कर देता है। ठीक है, गेहूं के पौधे में क्या करता है, स्टेम बोरर छेद करता है, जिससे पौधे का पोषण सामग्री कम हो जाता है और पौधे का स्वास्थ्य विकास रुक जाता है। ठीक है, समझ से चलिएगा। क्या बोल रहा है कि स्टेम के भाग में छिद्र कर देता है। यह जो स्टेम बोरर कीट होता है यह क्या करता है, गेहूं के स्टेम भाग में छेद कर देता है, जिससे पौधे का पोषण सामग्री जो होता है वह कम हो जाता है और पौधे का स्वास्थ्य विकास भी रुक जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है स्टेम के आंतरिक भाग में प्रभाव। तो दूसरा पॉइंट है कि जो तना होता है उसके आंतरिक भाग में भी प्रभाव डालता है। पहले तो बाहर से अंदर जाता है तो बाहर प्रभाव डालता है, फिर अंदर जाकर तना के अंदर भी प्रभाव डालता है। तो ये पौधे के स्टेम के आंतरिक तंतु में छिद्र करते हैं। ठीक है, यह जो कीट होती है तना के आंतरिक तंतु में छिद्र करते हैं, जिससे फसलों की गहरी क्षति होती है। इससे क्या होता है, फसलों को बहुत अधिक नुकसान होता है। तो देखिए, थोड़ा सा जुकाम उखाम हो गया तो आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है फूलों और फलों पर प्रभाव। तो ये जो कीट लगता है इसका प्रभाव फूलों और फलों पर भी पड़ता है। ठीक है, तो यही इनका प्रभाव है, इनके नुकसान का यही प्रभाव है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, समझ में आ गया होगा कि जो यह गेहूं का तना बेधक कीट होता है यह क्या करता है, एक हानिकारक कीट है। यह क्या करता है कि गेहूं की जो तना होता है उसमें छेद करता है, छेद करके उसी में रहता है। इसके छेद करने से गेहूं का जो पोषण होता है वह रुक जाता है, जिससे पौधा सूख जाता है। ठीक है, इसके लगने से बालियां भी प्रभावित होती हैं, बीज भी प्रभावित होता है। चलिए देखते हैं अब इसके नियंत्रित करने का उपाय। तो इसको नियंत्रित हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण कर सकते हैं, शस्त्र क्रिया अपना सकते हैं, ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जैविक नियंत्रण। तो कुछ प्राकृतिक शत्रुओं को छोड़कर जैविक नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इंसेक्ट बोरर, ठीक है, प्राकृतिक शत्रु मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए इंसेक्ट बोरर कीट है,
मैं आप लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यह इंसेक्ट बोरर, सॉरी इंस स्टेम बोरर है, स्टेम बोरर कीट है ये, ठीक है। इसका प्राकृतिक शत्रु कौन होगा? जो इसको खाएगा, जो इसको खा सकता है, जो कीट इसको खाएगा वही कीट इसका प्राकृतिक शत्रु हो जाएगा। मतलब कि वह प्राकृतिक शत्रु है, वहां पर किसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यह इसको खुद खा जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक चूहा है, ठीक है, चूहा आपके घर में बहुत नुकसान कर रहा है, तो इस चूहे को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? बिल्ली को पालेंगे। बिल्ली जो है चूहे का प्राकृतिक शत्रु है, इसको कोई शत्रु बनाया नहीं है, पहले से ही चूहे का शत्रु है, ठीक है। तो बिल्ली क्या करेगी? चूहे को खा जाएगी। चूहे को खाकर क्या करेगी? वह आपका नियंत्रण कर देगी कीट। इसी प्रकार कीटों में होता है, जैसे स्टेम बोरर का निमेटोड खाकर क्या करेगा? उनकी संख्या को कम कर देगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा यही दोष होता है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है इसमें बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे क्या होता है कि जो स्टेम बोरर है इसको कौन खाएगा? निमेटोड खाएगा, और अन्य भी कीट है, मैं निमेटोड को बता रहा हूँ। निमेटोड क्या करेगा? स्टेम बोरर को खा जाएगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अगर पहला पॉइंट समझ में आ गया कि यह प्राकृतिक शत्रुओं को छोड़कर जैविक नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे निमेटोड को छोड़कर। दूसरा पॉइंट है कीटनाशकों का प्रयोग करके स्टेम बोरर को मार सकते हैं, ठीक है। कीटनाशक, कुछ कीटनाशक आप लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा कीटनाशक का ही प्रयोग किया जाता है कीटों को नियंत्रित करने के लिए। तो कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए स्टेम बोरर, सॉरी, कीटनाशकों का प्रयोग करके स्टेम बोरर कीट को हम लोग मार सकते हैं। अगला है बुआई के समय उपयुक्त बीज और किस्मों का चयन करना चाहिए। जब हमें बुआई करना उस समय हमें उचित बीज और किस्म का चयन करना चाहिए, क्योंकि कुछ किस्म ऐसी होती है जो स्टेम बोरर के प्रति अनुकूल होती है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि हमें बुआई से पहले क्या करना चाहिए? कीट प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी किस्मों को बुआई करना चाहिए, और बुआई से पहले उनका बीज उपचार करना चाहिए। तो एक पॉइंट यह भी लिख लीजिएगा कि बुआई से पहले हमें बीज उपचार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक पॉइंट यह है कि हमें सस्य क्रिया अपना कर भी इनका उपचार कर सकते हैं। जैसे नीम की पत्ती जो होती है उसका प्रयोग करेंगे तो वह निमेटोड के प्रति प्रतिरोधी होता है, ठीक है। तो यह इन सभी तरीकों से हम लोग इन सभी को क्या कर सकते हैं? कीटों से नियंत्रण पा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया कि गेहूं का तना बेधक की क्षति प्रकृति क्या है, नियंत्रण का उपाय क्या है। समझ में आया? एक बार जल्दी से सुनिएगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो गेहूं की जो तना बेधक होता है यह एक हानिकारक कीट होता है जो गेहूं के तना को नुकसान पहुंचाता है। यह कीट होता है गेहूं के पौधे के अंदर छेद बनाता है और उन्हें नष्ट करता है, जिससे पौधे की वृद्धि में कमी होती है। इसका प्रभाव पौधे के बालियों पर भी पड़ता है। स्टेम बोरर का नुकसान का प्रभाव मैंने बताया कि यह जो होता है स्टेम के भाग में छिद्र करता है। तो यह गेहूं के पौधे में स्टेम बोरर को छेद करता है, इससे क्या होता है कि पौधे का पोषण जो होता है वह रुक जाता है और पौधे सूख जाते हैं। तो उसका मतलब है कि यह स्टेम के आंतरिक भागों में भी प्रभाव डालता है। तो यह पौधे की स्टेम के आंतरिक तंतु में भी छिद्र करता है, जिससे फसलों को गहरी हानि होती है। उसके बाद मैंने बताया कि यह फूल और फलों पर भी प्रभाव डालता है। तो यह जो होता है फूल और फलों पर भी प्रभाव डालता है। इसका मैंने बताया जैविक नियंत्रण, और उसके बाद केमिकल नियंत्रण। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि बुआई से पहले हमें उपयुक्त बीज का चयन करना चाहिए, क्योंकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो इन कीटों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, सॉरी कीटों के प्रति अनुकूल होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, दोबारा आप लोगों को बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था गेहूं के बारे में, इसमें पढ़ेंगे मक्का के बारे में। देखिए एक और है राइस, इन तीनों में से एक जरूर पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए सबका लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट कुछ अलग है, तो ध्यान से देखिएगा। तो मक्का के तना बेधक की क्षति प्रकृति तथा नियंत्रण के उपाय बताइए। तो मक्का का जो स्टेम बोरर है अभी एक कीटाणु है। क्या है? कीटाणु है, कीट है, ठीक है, जो मक्के के पौधे को हानि पहुंचाता है। जो क्या करता है? मक्के के पौधे को हानि पहुंचाता है। यह कीटाणु मक्के के पौधे के स्टेम तथा शीर्ष क्षेत्र में, शीर्ष क्षेत्र मतलब स्टेम के साथ साथ जो उसकी हेड वाला भाग होता है, ऊपर का जो भाग होता है वहां पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो कीट होता है मक्के के पौधे के स्टेम तथा शीर्ष में छेद करके उन्हें खाद्य रूप में उपभोग करता है, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है। यह क्या करता है? उनके स्टेम और शीर्ष में छेद करके उनको खाद्य के रूप में उपभोग करता है, जिससे पौधे का विकास जो है रुक जाता है। तो चलिए देखते हैं इससे हानि क्या क्या है, हानि का प्रभाव हो सकते हैं। तो स्टेम को खोखला करना, यह क्या करता है? स्टेम को खोखला कर देता है, जो उसकी तना होती है उसको खोखला कर देता है। तो कीटाणु पौधे के स्टेम में छेद करता है, जिससे स्टेम खोखला हो जाता है और पौधे तक पोषक पदार्थ नहीं पहुंच पाते, उनकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है? पौधे तक पोषक पदार्थ नहीं पहुंच पाते, उनकी वृद्धि रुक जाती है और पौधे सूख जाते हैं। अगला पॉइंट है गुहावस्था, सॉरी गुहा बनाना। तो कीटाणु जो होते हैं अपने अंडे स्टेम की भित्ति में डालता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो कीटाणु इसके होते हैं, जो कीट होते हैं, यह स्टेम बोरर मक्के के, यह क्या करते हैं कि अपने
सॉरी, अपने अंडे को कहाँ पर डालते हैं, भित्ति में डालते हैं, ठीक है, स्टेम की भित्ति में अपने अंडे को देते हैं, जिससे गुहा बनता है और नए कीटाणु उत्पन्न होती है। तो ध्यान समझ सुनिएगा फिर से वाला पॉइंट। तो कीटाणु अपने अंडे स्टेम की भित्ति में डालते हैं या देते हैं, जिससे गुहा बनता है और नए कीटाणु उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया, भित्ति में अंडा दे दिया। अब यदि पौधे को जो पोषण मिलेगा वह यह सब कीट ही ले लेंगे, कैसे भी आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो खाद्य स्रोत, कीटाणु स्टेम की भित्ति में लार्वा को रखकर स्टेम के भाग को खाता है। कीटाणु स्टेम की भित्ति में लार्वा को रखकर स्टेम के भाग को खाता है। पॉइंट याद रखिएगा, कीटाणु स्टेम की भित्ति में लार्वा को रखकर स्टेम के भाग को खाता है, जिससे स्टेम की सारी ऊर्जा कीटों को मिलती है, जिससे स्टेम की जो सारी ऊर्जा होती है वह कीटों को मिलती है और पौधे का विकास प्रभावित होता है। तो समझिएगा क्या मैंने बोला था, कीटाणु जो होता है या कीट बोल सकते हैं, मैंने कीटाणु लिखा है, कीट भी बोल सकते हैं। तो कीट स्टेम की भित्ति में लार्वा को रखकर स्टेम के भाग को खाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि स्टेम की जो सारी ऊर्जा होती है वह कीटों को मिलती है और पौधे का विकास जो होता है वह प्रभावित होता है। इतना समझ गए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इनका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो इन कीटों को नियंत्रित करने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं का सहारा ले सकते हैं। तो इनको भी मारने के लिए उनको निमेटोड का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि बायोलॉजिकल कंट्रोल इसे बोलते हैं। तो इसमें कीटों को नियंत्रित करने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रु का सहारा लेंगे। अगला, कीटनाशकों का प्रयोग करके इन कीटों की संख्या को कम किया जा सकता है। अगला, सही समय पर बुआई करना चाहिए। तो हमें यदि सही समय पर बुआई करेंगे तो कुछ कीट, ये सब कीट नहीं लगेंगे। अगला है, बुआई से पहले बीज उपचार करना चाहिए। तो बुआई से पहले क्या करना चाहिए, बीजों का उपचार करना चाहिए और सस्य क्रिया को अपनाना चाहिए। तो यही था दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को बताया, अच्छे समझ में आया होगा। ध्यान से सुनिएगा। तो मक्का जो स्टेम बोरर डिजीज होता है, स्टेम बोरर इंसेक्ट होता है, यह एक इंसेक्ट है जो क्या करता है, मक्के के पौधे को हानि पहुंचाता है। यह इंसेक्ट मक्के के पौधे के स्टेम तथा शीर्ष के क्षेत्रों में छेद करके उन्हें खाद्य के रूप में उपभोग करता है, भोजन के रूप में उपयोग करता है, जिससे पौधे का जो विकास होता है वह रुक जाता है, ठीक है। यह क्या करता है, स्टेम को खोखला कर देता है। कीटाणु जो होते हैं पौधे के स्टेम में छेद करते हैं, जिससे स्टेम खोखला हो जाता है और पौधे तक पोषक पदार्थ नहीं पहुंच पाते, तो उनकी वृद्धि होती है और रुक जाती है। फिर मैंने बताया गुहा बनाना। तो ये क्या करते हैं, गुहा बनाते हैं। कैसे, यह जो अपने अंडा देते हैं, यह कीटाणु जो होते हैं अंडे देते हैं, कहाँ पर देते हैं, तो पौधे की भित्ति में डालते हैं, ठीक है, तने की भित्ति में डालते हैं, जिससे गुहा बनता है और नए कीटाणु उत्पन्न होते हैं। फिर मैंने बताया खाद्य स्रोत। तो कीटाणु स्टेम की भित्ति में लार्वा को रखकर स्टेम के भाग को जब खाते हैं, इससे क्या होता है कि स्टेम की जो सारी ऊर्जा होती है कीटों को मिलती है और पौधे का विकास होता है जो अब प्रभावित होता है। उसके बाद मैंने बताया नियंत्रण। तो इन कीटों को नियंत्रित करने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रु का सहारा लिया जाता है। कीटनाशकों का प्रयोग करके इन कीटों की संख्या को कम कर दिया जा सकता है। सही समय पर बुआई करना चाहिए, हमें बुआई से पहले बीज उपचार करना चाहिए और सस्य क्रिया को अपनाना चाहिए। तो इतनी बात मैंने बताया। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे समझ आ गया होगा। तो ऐसे कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब समझ लीजिए कि 95% नहीं 97% चांस है इसका एग्जाम में आने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्न भंडारण के हानिकारक कीटों का जीवन चक्र, क्षति का स्वभाव तथा पहचान का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है, अन्न भंडारण के हानिकारक कीटों का जीवन चक्र। जब हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन को स्टोर करते हैं, उसके हानिकारक जो इंसेक्ट होते हैं उनका जीवन चक्र, उनके क्षति का स्वभाव मतलब नेचर, और उनका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पूछा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका जीवन चक्र, ठीक है, जीवन चक्र देखेंगे जो हमारे अन्न में लगते हैं स्टोरेज के समय, ठीक है, भंडारित करते समय जो इंसेक्ट लगते हैं उनका जीवन चक्र देखेंगे। तो इनका जीवन चक्र में 4 अवस्था होता है। इन कीटों के जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है एग की, दूसरी होती है लार्वा की, तीसरी होती है प्यूपा की और चौथा होता है अडल्ट का, ठीक है, एग की, प्यूपा की और लार्वा और अडल्ट। तो चलिए देखते हैं एग स्टेज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो भंडारित अनाज के कीटों का जीवन चक्र सामान्यतः अंडे के चरण से शुरू होता है। अब भंडारित अनाज के कीटों का जीवन चक्र सामान्यतः अंडे के स्वास्थ्य से शुरू होता है। वयस्क मादा कीट भंडारित अनाज पर या उसके आसपास अंडे देती हैं। अंडे देने की संख्या प्रजाति पर निर्भर करती है कि किस प्रजाति का इंसेक्ट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में क्या आया कि इनके जीवन चक्र में पहला स्टेज होता है एग स्टेज। यह क्या करते हैं कि भंडारित अनाज जहां होता है उसके आसपास या भंडारित अनाज के ऊपर ही क्या करते हैं, अंडे देती हैं, ठीक है।
पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है लार्वल स्टेज, मतलब लार्वा स्टेज। अंडा देने के बाद क्या होता है, अंडा फूटता है, अंडा फूटने के बाद लार्वा उभर आते हैं, मतलब लार्वा निकल आते हैं। लार्वा कीट के जीवन का भोजन चक्र, मतलब जब लार्वा स्टेज में होते हैं कीट तभी भोजन करते हैं अपने जीवन, पूरे जीवन चक्र में लार्वा की स्टेज पर ही भोजन करते हैं कीट, ठीक है। तो अंडा फूटने के बाद लार्वा उभर आते हैं, लार्वा कीट के जीवन का भोजन चरण होता है, ठीक है। यह जो होते हैं भंडारित अनाज के ऊपर जो अंडा देता है या अंडा भंडारित अनाज के बगल में, तो क्या करते हैं, जाकर भंडारित अनाज को खाते हैं, जिससे भंडारित अनाज की उपज की गुणवत्ता और मात्रा में नुकसान होता है। जिससे क्या होता है कि भंडारित अनाज जो होता है उसकी उपज और गुणवत्ता में नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है, उनको खाएगा तो खाकर क्या करेगा, उनको गंदा कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेगा, इसकी गुणवत्ता और मात्रा में भारी नुकसान होता है। तो दूसरा स्टेज लार्वा स्टेज। तो यदि कोई पूछे कि कीटों भोजन की अवस्था कौन सी होती है, तो लार्वा स्टेज जो होती है उसी समय कीटों के भोजन की अवस्था होती है, इसी समय कीट जो होते हैं वो भोजन करते हैं। अगला इसके बाद है प्यूपल स्टेज, ठीक है, प्यूपल स्टेज या प्यूपा स्टेज बोल सकते हैं। तो लार्वा स्टेज पूरा करने के बाद कीट जो होते हैं वो प्यूपल स्टेज में प्रवेश करते हैं। जब लार्वा स्टेज पूरा हो जाता है तो कीट क्या करते हैं, प्यूपल स्टेज में पहुंचते हैं। प्यूपल स्टेज भोजन करते हैं, प्यूपा भोजन करते हैं, लेकिन यह रूपांतर प्यूपा भोजन नहीं करते हैं, यहाँ पे रहेगा। तो प्यूपा भोजन नहीं करते हैं लेकिन रूपांतरण करके अडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्यूपा जो होते हैं भोजन नहीं करते। मैं बोला ना पूरे कीटों के जीवन चक्र में सिर्फ लार्वा स्टेज में ही जो कीट होते हैं वह क्या करते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद कभी भोजन नहीं करते, ठीक है। तो लार्वा स्टेज पूरा करने के बाद कीट प्यूपल स्टेज में प्रवेश करते हैं। प्यूपा भोजन नहीं करते लेकिन रूपांतरण करके अडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। यह अवस्था अक्सर भोजन न करने वाली, आराम करने वाली अवस्था होती है। मतलब इस अवस्था में क्या करते हैं, प्यूपल स्टेज में जो कीट होते हैं वह भोजन नहीं करते, आराम करते हैं प्यूपल स्टेज में, ठीक है। और क्या करते हैं, रूपांतरण करके अडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी चारों पॉइंट मैं एक बार फिर से बताऊंगा एक साथ, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है अडल्ट स्टेज, ठीक है। अडल्ट स्टेज मतलब वयस्क अवस्था। तो वयस्क जो होता है, अडल्ट जो होता है, इनका अंतिम स्टेज है, अंतिम चरण है। वयस्क प्यूपा से निकलते हैं और प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। यह क्या करते हैं, प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, मतलब पूरी तरह से क्या हो गए हैं, यह अडल्ट हो गए हैं, ठीक है, वयस्क हो गए हैं। अब यह प्रजनन कर सकते हैं, फिर ये अंडे देते हैं और यही जीवन चक्र जो होता है फिर शुरू करते हैं। यह जो कीट होते हैं इन पर तापमान और आर्द्रता जैसे कारकों का प्रभाव होता है। तो यही था कीटों का जीवन चक्र। पहला समझिएगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ अच्छे से। देखिए मेरा बताने का उद्देश्य है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। पहला स्टेज है एग, एग स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो होता है वो कीट होते हैं वो भंडारित अनाज के आसपास या भंडारित अनाज के ऊपर क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। इसका दूसरा स्टेज होता है लार्वा। लार्वा स्टेज में क्या करते हैं, कीट जो होते हैं वो अंडे से बाहर निकलते हैं, उभरते हैं। निकलने के बाद क्या करते हैं, जाकर भोजन को खाते हैं, जो अनाज होता है उसको खाते हैं और उनको गंदा कर देते हैं, और जिससे उनकी गुणवत्ता और मात्रा बेकार हो जाती है। इसका तीसरा स्टेज इनका होता है प्यूपल स्टेज। यह स्टेज क्या होता है, यह स्टेज लार्वा के बाद आता है। और इस स्टेज में क्या करते हैं, जो कीट होते हैं वह भोजन नहीं करते लेकिन रूपांतरण करके अडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। यह जो प्यूपल स्टेज होता है इसमें कीट जो होते हैं वह आराम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज जो होता है इसमें पूरे कीट जो होते हैं पूरे प्रौढ़ हो जाते हैं, मतलब वयस्क हो जाते हैं, पूरी तरह से जवान बोल सकते हैं, जवान हो जाते हैं, ठीक है। इस अवस्था में यह क्या करते हैं, कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं और प्रजनन करके अंडे देते हैं, और यही जीवन चक्र जो है दोबारा इनका चलता रहता है, ठीक है। तो यह था इनका जीवन चक्र। उम्मीद करते हैं अच्छे से जीवन चक्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इनका नेचर, नेचर ऑफ डैमेज, क्षति का स्वभाव। तो भंडारित अनाज के कीट भंडारित फसलों को काफी हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। जो भंडारित अनाज के कीट होते हैं वो भंडारित फसलों को काफी हानि पहुंचाते हैं, या अनाज को खाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य कम हो जाती है। देखिए बाजार का मूल्य क्यों कम हो जाता है, जब खाते हैं ना तो यहीं पर गंदगी करते हैं, अनाज होता है देखने में गंदा लगने लगता है, जिससे उनका बाजार का जो मूल्य होता है वह भी कम हो जाता है। तो भंडारित अनाज के कीट भंडारित फसलों को काफी हानि पहुंचाते हैं, ये अनाज को खाते हैं जिससे उनकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य कम हो जाता है। संक्रमण के कारण अनाज में संदूषण, खराबी और पोषक तत्वों की हानि होती है। संक्रमण के कारण अनाज में संदूषण, खराबी और पोषक तत्वों की हानि होती है। इनमें कीट, फफूंद और कवक भी लग सकते हैं, जिससे इनमें कीट, फफूंद और कवक भी लग सकते हैं और संग्रहित उपज और अनाज जो होता है वह खराब हो सकती है। क्षति केवल भौतिक हानि तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि इससे आर्थिक हानि और मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पुरुषों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। तो यही इनका नेचर था। नेचर में मैंने क्या बताया आप लोगों को
कि जो कीट होते हैं, भंडारित अनाज के जो कीट होते हैं भंडारित अनाज को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। यह जो होते हैं अनाज को खाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य कम हो जाता है। संक्रमण के कारण अनाज में संदूषण, खराबी और पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। इनमें इन सभी के कारण कीटों में फफूंद और कवक भी लग सकते हैं हमारे अनाजों में, जिससे संग्रहित उपज और खराब हो सकती है। क्षति केवल भौतिक हानि तक ही सीमित तो नहीं होती है, इससे आर्थिक हानि भी होता है। आर्थिक हानि कैसे होता है? जब उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसको देखने में बेकार लगेगा तो उसका मूल्य भी कम मिलेगा, उससे में आर्थिक हानि होगी। और मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं को भी हानि पहुंचाते हैं। ठीक, तो यह था इसका नेचर। आगे देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट। भंडारित अनाज के कीटों का पहचान आप लोग कैसे करेंगे? तो पहला है राइस वीविल्स। राइस वीविल्स, ठीक है, राइस वीविल्स, इसे बोलते हैं सिटोफिलस ओराइजी। सिटोफिलस ओराइजी, ठीक है। इनका पहचान कैसे करेंगे? तो यह विशिष्ट लंबी सूंड के साथ छोटे लाल भूरे कीट होते हैं, ठीक है। विशिष्ट लंबी सूंड के साथ छोटे लाल रंग के कीट होते हैं। यह चावल और गेहूं सहित कई अनाजों में लगते हैं, ठीक है। चावल और गेहूं सहित कई प्रकार के अनाजों में यह कीट लगते हैं। दूसरा है कन्फ्यूज्ड फ्लोर बीटल। कन्फ्यूज्ड फ्लोर बीटल, ट्रिबोलियम कन्फ्यूजम इस कीट का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, ट्रिबोलियम कन्फ्यूजम। यह जो होता है यह भूरे रंग के कीट होते हैं जो आटा और अनाज में घुसते हैं, ठीक है। जो आटा और अनाज वाले फसल होती है उनमें लगते हैं, ठीक है। यह उत्तेजित होने पर गंध उत्पन्न करते हैं। उत्तेजित होने पर गंध उत्पन्न करते हैं। अगला है इंडियन मील मॉथ। बहुत हानिकारक यह कीट है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लोडिया इंटरपम्पकटेला, ठीक है, प्लोरिया इंटरपम्पकटेला। यह लगभग 1/2 से 3/4 इंच के छोटे मोथ होते हैं, छोटे मोथ होते हैं, ठीक है। ये कई प्रकार के भंडारित उत्पादों में जैसे अनाज, खाद्य आदि सूखे फसलों में लगते हैं, ठीक है। तो यही था आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन। तो मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताया जो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इन तीनों क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं से कोई भी दिक्कत हो, इन तीनों में नहीं, आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को तुरंत किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि मेरे द्वारा बताया गया यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।